आठ रहेंगे। हाँ सेकेंड ईयर। तो हम लोग बात कर रहे थे फंक्शंस के बारे में, राइट। फंक्शन ऑफ सलाइवा। तो फंक्शन ऑफ सलाइवा में आप लोगों ने समझ लिया ना किस तरीके से ये एक बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी काम करता है सलाइवा। अब हम इससे पहुंच जाते हैं मेन, मतलब जो हमारे एंजाइम जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे। ठीक है, हम लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाया उसमें स्टार्च तो होता ही है। ठीक है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म होता है। हमारा डाइजेशन हमारी बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, अभी नहीं तो उसमें क्या बोलते हैं कंपटीशन में, हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर डाइजेशन नहीं होता? हाँ जी, माउथ में। मैंने पूछा कि एलिमेंट्री कैनाल में ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता? बिल्कुल हाँ, ईसोफेगस में नहीं होता। ईसोफेगस सिर्फ और सिर्फ ब्लड बक्कल कैविटी से हमारे बुलेट्स को कहाँ ले जाता है, स्टमक में लेके जाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता वहां पे कुछ भी, ना स्टार्च होगा, मतलब ना कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, ना फैट होगा, किसी भी तरह का कुछ भी डाइजेस्ट वहां पर नहीं होता है। ठीक है, कभी पूछ लिया जाता है छोटी चीजें। खैर, हमारी बॉडी में स्टार्च है। ठीक है, इस पर सबसे पहले क्या चीज काम करता है? टाइलिन। ठीक है, टाइलिन एंजाइम ने काम किया है, और ये टाइलिन इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? हमारे माल्टोज में। ठीक है, स्टार्च जो कि पॉलीसेकेराइड है, लिख लीजिएगा बाद में, पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज हो जाता है आपका डाइसेकेराइड। ठीक है, अब माल्टोज पर बिल्कुल माल्टेज एंजाइम और किसमें कन्वर्ट कर देता है? हमारा ग्लूकोज में। और ग्लूकोज कैसा होता है? मोनोसेकेराइड होता है, राइट। फिर ग्लूकोज जो है ये कहाँ चला जाता है हमारा आगे? ये ग्लूकोज जो है किसमें जाता है फिर हमारा? तो ठीक है, बट किस प्रोसेस में जाएगा ये ग्लूकोज जो बन गया? हमें एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से ही तो मिलती है ना, ग्लूकोज से मिलती है, ये बात जानते हैं आप, है ना। हमें एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है, बट एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में। अब ग्लूकोज को एटीपी के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? सोचिए क्लास, सोचिए, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है मैंने। ग्लाइकोलिसिस, राइट। ग्लाइकोलिसिस में जाता है ये ग्लूकोज, और फिर आगे क्रेब्स साइकिल वगैरह सब चलती है, जानते हैं ना इतना। तो ये ग्लूकोज से फिर आगे हमें एनर्जी किससे मिलेगी? ग्लाइकोलिसिस से मिलती है। 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी हमको इसमें मिलते हैं, राइट, जो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। ठीक है, तो हमारा टॉपिक सिर्फ ग्लूकोज तक ही है आज। ग्लाइकोलिसिस को हम सेक्शन सी में देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया इसका फंक्शन मेन? अच्छा, बकायदा आप लोगों के सेकेंड ईयर में इस पर एक प्रैक्टिकल भी होता है। कभी सुना है प्रैक्टिकल? टाइलिन को लेकर होता है एक्चुअली। पहले एक टेस्ट ट्यूब ली जाती है, एक च्युइंगम आप लोग चबाते हैं, टेस्ट ट्यूब लिया या फिर कोई बीकर लिया जाता है, उसमें सलाइवा आप लोग निकालते हैं अपने मुंह से। ठीक है, आपको फिर स्टार्च दिया जाता है, उसमें स्टार्च फिर आप लोग डाल के स्टार्च और सलाइवा मिक्स करके करते हैं, तो इस टाइप से होता है। 12th में था आप लोगों के में? अच्छा, 12th में मैंने नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से इस पर आप एक प्रैक्टिकल भी है जिसमें आप देखेंगे किस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे आप लिख लीजिए फंक्शन को, फिर आगे बात करते हैं।
हो गया। देखिए अब हम लोग बात करेंगे अपने कंट्रोल के बारे में कि हमारे सलाइवा सिक्रेशन को कौन कंट्रोल करता है। तो जब भी पूछा जाए कि हमारा सलाइवा जो है किसके थ्रू कंट्रोल होता है, तो हमेशा ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी अगर हम लोग बात करें, लिख लीजिएगा पहले समझ लीजिए। इसमें आप लोगों ने 2 टाइप्स की चीजें पढ़ते हैं हमेशा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। तो सलाइवा जो है आपका हमेशा से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। कैसे कंट्रोल होगा बता दीजिए। जैसे अभी आप लोगों को प्यास लग गई है, नॉर्मल सी बात, आपके मुंह से सलाइवा ज्यादा नहीं निकल रहा है, या फिर आपको मैंने बोला कि यहाँ पर अभी गोलगप्पे आने वाले हैं, ठीक है, तो लड़कियों के मुंह में सलाइवा अपने आप आने लगेगा, और मैं कहूँ मोमोज आने वाले हैं तो लड़कों के मुंह में सलाइवा आने लगेगा। ठीक है, तो सलाइवा आया कैसे अचानक, मुंह में पानी आपके में कैसे आया, सिर्फ और सिर्फ महज एक तो आप लोगों ने क्या किया, उसके बारे में सोचा, राइट, सोचने भर से आ गया। अब कैसे आया बस, आपके ब्रेन को, ब्रेन में हमारे यहाँ पीछे की तरफ एक जगह होती है जिसे हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, है ना, जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सलाइवा। ठीक है, तो एक मैसेज गया है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा की तरफ कि यहाँ पर, अभी आपने चीज सोची ना, गोलगप्पे सोचे, मोमोज, जो भी सोचा आपने, ठीक है, तो उस वक्त आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये एक्टिव हो गया। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने से ही आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स थी उन्होंने फटाफट सलाइवा सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं ऐसा तो कुछ आया ही नहीं, ना गोलगप्पे आए ना मोमोज आए। कुछ देर के बाद आपका सलाइवा जो थोड़ी देर पहले आया था वो अब आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि तुरंत उसी दौरान आपके जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था ये एक्टिव हुआ और उसने सलाइवरी ग्लैंड तक फिर से खबर, एक मैसेज पहुंचाया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद इसने आपके सलाइवा के सीक्रेशन को थोड़ा कम कर दिया। समझ में आया क्लास? समझ में आ रही है टीचर का क्वेश्चन? समझ में आया? गुड। तो यहाँ पर कंट्रोल की बात अगर हम लोग करते हैं सलाइवा सीक्रेशन के, तो हमेशा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। कोई दिक्कत? क्लियर? लिखिए फिर आगे लिखवाते हैं। देखिए क्लास, अगर हम लोग बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी ये 2 टाइप से काम करता है आपका सलाइवा सीक्रेशन। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी ये कैसे 2 टाइप से काम करेगा। फर्स्ट होता है इसमें, आपने सुना होगा अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एंड कंडीशन रिफ्लेक्स। ठीक है, लिखने के लिए प्रॉपर टाइम दे दिया जाएगा, पर समझ लें आप होता क्या है। अनकंडीशन, अनकंडीशन एक तो ये जस्ट जो जन्म होता है किसी बच्चे का, ठीक है ना, आफ्टर बर्थ ही देखने के लिए मिलता है। आपने कभी देखा किसी बच्चे के मुंह से सलाइवा निकल रहा है, इसको सोचा कि नहीं अब मुझे है ना, मतलब फीड होगा, मुझे मतलब दूध मिलेगा, तो उसके मुंह से सलाइवा निकलना स्टार्ट हो गया हो? नहीं, ये तुरंत बाद देखने के लिए मिलता है, जन्म के तुरंत बाद। ठीक है, और सलाइवा सीक्रेशन कब होगा? जैसे ही उसके मुंह में दूध जाएगा वैसे ही उसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, सलाइवा का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब हम लोग बात करें कंडीशन रिफ्लेक्स के बारे में, जो आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा होगा। पावलोव का सिद्धांत जानते हैं आप?
पावलोव साइंटिस्ट थे ना, पावलोव, इवान पावलोव, नहीं सुना? जिन्होंने एक कुत्ता लिया था, उसको एक प्रॉपर टाइम पर वो देते थे फूड, उन्होंने एक नली उसके सलाइवरी ग्लैंड की तरफ लगाई थी कि जिससे घंटी बजाते थे फिर उसको फूड देते थे, ठीक है? उसके बाद फिर घंटी बजाते थे, फूड देते थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि घंटी बजते ही उसके सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलने लगा था। ये बहुत पहले पढ़ाया जाता है। आप लोगों ने किसी ने नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। चलिए, अगर आप लोगों के स्कूल में इंटरवल होता था, ठीक है, इंटरवल की जो घंटी बजती थी, आप लोगों को पता होता ना कि आपके लंच बॉक्स में क्या है, आज कुछ अच्छा मम्मी ने बनाकर भेजा, तो आपके मुंह में ऑलरेडी सलाइवा आने लगता है, या आपको पता हो कि आज तो पार्टी है भाई, उसमें किसी बच्चे का बर्थडे है, आज तो ट्रीट देने वाला है वो, ठीक है? तो घंटी बजते ही आपके मुंह में सलाइवा जो आता है वो होता है कंडीशन रिफ्लेक्स का, ठीक है? कंडीशन रिफ्लेक्स में क्या है, इसमें हमारी जो सोच है, हम जो सोचते हैं उसी के बेसिस पर हमारे मुंह में जो सलाइवा आ जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं किसी ना किसी उसको। समझ में आ रहा है? ये जन्म के तुरंत बाद देखने को मिलती है, उसको हम बाद में एक्वायर करते हैं। समझ में आ रहा है? हमने सोचा, हमने कुछ भी चीज सोची खाने की, हमारे मुंह सलाइवा आया, तो वो किसका हो गया एग्जाम्पल? कंडीशन रिफ्लेक्स का हुआ, ठीक है? किसी ने कहा आज मैं पार्टी दे रहा हूँ, फटाफट से पहुंच जाओ नीचे, आज समोसे दूंगा, चलो पार्टी में, ठीक है? समोसे के नाम पर सब बच्चों को पानी आएगा, आधे घंटे बाद चलो ठीक है पार्टी है ना, ठीक है? तो आधे घंटे का वेट नहीं होगा, घंटी बजते ही आप मुंह सलाइवा आएगा, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। क्लियर है? और क्लियर करना हो तो पावलोव का सिद्धांत पढ़े आप लोग, ठीक है? कहीं पढ़ा है? 11th 12th में पढ़ा दिया जाता है वैसे तो, नहीं पढ़ा, तो ठीक है, नहीं पढ़ाया ना, फाइनल ईयर में पढ़ लोगे, फिर फाइनल ईयर की 3rd बुक में है इसका एग्जाम। चलिए, क्लियर है ना ये तो? ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑफ ईसोफेगस, ठीक है ना? अगर हम लोग बात करें डाइजेशन के बारे में, तो पहली बात बताई, ईसोफेगस में किसी भी तरह का कोई भी नहीं होता, ठीक है? ईसोफेगस कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है? बिल्कुल, ये आपकी नेक और थोरैक्स में, ठीक है, क्योंकि आपका स्टमक तो यहाँ है, ठीक? तो यहाँ पर ये आपकी नेक और थोरैक्स में क्या प्रेजेंट होती है, आपकी ईसोफेगस प्रेजेंट होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है ईसोफेगस की लेंथ कितनी होती है, ठीक है? 25 सेंटीमीटर या फिर अप्रोक्स 10 इंचेस, ठीक है? ये अप्रोक्स दिया जाता है। ये तो है भाई, ईसोफेगस की लेंथ जो है ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, कैसे? अकॉर्डिंग टू हाइट, ठीक है कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू हाइट, लेकिन हम लोग जो भी लेके चलते हैं एवरेज लेके चलते हैं हमेशा, ठीक है? एक एवरेज जो है पर्सन जिसकी हाइट एक एवरेज है, ठीक? तो उसमें कितनी होगी, उसमें नॉर्मली इतनी होगी, लेकिन ये भी वेरी कर सकती है, ठीक? चलिए, डाइजेशन तो उसमें होता ही नहीं है ईसोफेगस में, है ना? लेकिन ईसोफेगस में यहाँ पर एक बहुत स्पेशल टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना? कैसी मसल्स होती हैं? सर्कुलर मसल एंड सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होती है ईसोफेगस में, जिसका काम क्या होता है, हमारी, अब यहाँ पे सलाइवा था, सलाइवा आपके किस में मिला था? फूड स्टफ में मिला, उसने खूब अच्छे से उसने जो डाइजेस्ट करना था, तो एक मॉइस्ट सा जो आपका फूड स्टफ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस, बोलस, ठीक है? तो ये बोलस को ईसोफेगस क्या काम करता है, आपके बोलस को कहां से लेके जाता है?
आपके बक्कल कैविटी से स्टमक तक, ठीक है। तो आपके बक्कल कैविटी से स्टमक तक इस बोलस को कौन लेकर गया? आपका इसोफेगस लेकर गया। किसकी हेल्प से? अपनी सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की वजह से। ये सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो होती है एक्चुअली इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोसेस की वजह से ही इसमें क्या होता है, इजीली बोलस जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात। लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। डाइजेस्टिव एंजाइम तो एब्सेंट होता है, लेकिन इनमें आपका म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है इसमें, ठीक है ना। म्यूकोसा लेयर जो होती है इसकी, उसमें म्यूकस ग्लैंड तो प्रेजेंट रहेंगी, लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें प्रेजेंट नहीं होते। क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम होगा तो डाइजेशन हो ही जाएगा फिर, है ना। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड तो इसमें है ही नहीं है हमारी। लेकिन म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिससे क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है, ठीक है ना। और म्यूकस ग्लैंड कितनी होती है? अप्रोक्स 35 × 10⁶ है ना। किसी किसी बुक में थोड़ा सा और 36 × 10⁶ से दिया जाएगा, बट होती इतनी है अप्रोक्स। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए इसको लिखिए, तो हम डायरेक्ट अपने स्टमक पर पहुंचते हैं। इस पर आप नंबर डाल लीजिएगा। कौन सा था ये? थर्ड था शायद। थर्ड था, सेकंड है? पहले बक्कल कैविटी, ये सेकंड, सेकंड है ये आपका, है ना। इसके बाद आप थर्ड नंबर। डाइजेशन इन स्टमक, ठीक। स्टमक सभी लोग जानते हैं, है ना। जानते हैं ना स्टमक? जानते ही होंगे भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार थोड़ी ना पढ़ रहे हैं आप लोग। तो स्टमक में कितने पार्ट्स में डिवाइड रहता है हमारा स्टमक? 4 पार्ट्स में। कौन कौन सा? बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक, बॉडी। मेनली हम 3 टाइप में कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी तो वो ऑलरेडी पूरा स्टमक ही हो गया ना, इसीलिए मैंने रिपीट कर दिया। और थर्ड होता है पाइलोरिक। हम मेनली हम बात करें, एक्चुअली हम लोग सिर्फ ह्यूमन बॉडी की नहीं, हम सभी आप ही कैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्टिब्रेट्स। तो मैमल्स में जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है स्टमक, जैसा कि इन्होंने बताया, कार्डिक पार्ट, फंडिक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। इनमें ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम बोलते हैं कार्डिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड एंड पाइलोरिक ग्लैंड। इन तीनों पार्ट में से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? कौन सा ग्लैंड, कौन सा पार्ट? पाइलोरिक। क्यों? अच्छा, नेक्स्ट। और कोई? और कोई? देखिए, अगर हम लोग बात करें तो पाइलोरिक ग्लैंड नहीं, फंडिक ग्लैंड। आपका रीजन तो बिल्कुल ठीक था, बट आपने जो वो यूज किया ना टर्म, वो पाइलोरिक नहीं फंडिक होता है। फंडिक पार्ट में एक्चुअली 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट रहती है, चीफ सेल और पैराइटल सेल। या पैराइटल सेल को हम ऑक्सिंटिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑक्सिंटिक सेल से HCl सीक्रेशन होता है, ये हम लोगों ने पहले भी सीखा था, राइट। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? तो HCl का सीक्रेशन कहां से हो रहा है? ऑक्सिंटिक सेल से। और ऑक्सिंटिक सेल जो है वो कहां प्रेजेंट होती है? आपकी फंडिक रीजन में।
क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो करेगा हमारे इससे मतलब वो ये फंडिंग पार्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये HCl का सीक्वेंस है। ठीक है, अभी किस तरीके से होता है इसका डायग्राम वो हम लोग कल बात करते हैं, क्योंकि आज का टाइम, आज के लिए बस इतना।